हेलो देयर, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी के बारे में। तो ये कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन लेवी जो होता है वो क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, सारी बातें करेंगे। सर एक क्वेश्चन है कि अगर मैंने रजिस्ट्रेशन जो लिया वो ले लिया, लेट सपोज रेगुलर स्कीम में, मैंने रेगुलर स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन ले लिया और बाद में मुझे लगा कि नहीं भाई मैंने मिस्टेक कर दिया, मुझे तो जो रजिस्ट्रेशन लेना था मालिक वो तो कंपोजिशन लेवी में लेना था या कंपोजिशन स्कीम में लेना था। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? सारी बातों के जवाब जो है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो राइट। तो मैं यहां पर आपको दो चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले हमारे पास एक पर्सन है जो कि अभी अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब ही इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, वो रजिस्टर्ड नहीं है सर, वो अनरजिस्टर्ड है एंड ही इज विलिंग टू गेट रजिस्टर्ड इनटू द जीएसटी स्कीम। तो जीएसटी के अंदर वो रजिस्ट्रेशन लेना जा रहा है मालिक। तो अब ये जो पर्सन है, लेट सपोज ये हम इसका नाम रख लेते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है ही वांट्स टू गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो जाएगा रेगुलर स्कीम में या फिर वो जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम में। रेगुलर स्कीम में जाने के लिए सर उसको कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो उसको ये चीज ऑप्ट इन करनी होगी। उसको ये चीज जो है गवर्नमेंट को बताना होगा कि भैया मैं जो है कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूं। यानी कि बाय डिफॉल्ट तो वो जा रहा है रेगुलर स्कीम में, लेकिन अगर उसको जाना है कंपोजिशन स्कीम में तो फिर उसको ये चीज जो है साथ ही साथ डिक्लेयर करनी होगी। सर कंपोजिशन स्कीम क्या है, हमें तो यही नहीं पता। तो अभी थोड़ी देर रुको सर, अभी बता देते हैं। चलो जी, तो अब हम बात कर रहे हैं पहले किसकी, कि जो पर्सन रजिस्ट्रेशन अभी करा रहा है। तो भैया वो जो है वो ऑप्ट इन कर सकता है कभी भी कंपोजिशन स्कीम में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर वाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है सर, इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। मतलब क्या कि अगर मैं हूं और मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है जीएसटी के अंदर, तो मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते वक्त जब भी मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं उस समय मैं कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल हूं, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। मतलब अभी सेक्शन 10 जो है वो डील करता है, तो सेक्शन 10 की जो भी कंडीशंस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही अपने आप को जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं, कोई दिक्कत? अच्छा, कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम, अब ये इफेक्टिव कब होगा? तो कहता है जैसे ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो वैसे ही आप पर कंपोजिशन स्कीम के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। बात क्लियर है? दूसरी बात, अब क्या हुआ सर, अब दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है। लेट सपोज इसका नाम रख लेते हैं मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई जो है ही इज रजिस्टर्ड, ही इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मतलब क्या, वो रजिस्टर्ड है, उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया और वो रजिस्ट्रेशन ले चुका है सर रेगुलर स्कीम में। लेकिन उसको बाद में पता चला कि भाई नहीं, मुझे कॉम्पोजिशन में जाना चाहिए, मैं कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल भी हूं, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में मैं जाना चाहता हूं। तो कब जा सकता है? तो भाई इसके लिए टाइम लिमिट होती है सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो जा सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से, यानी 1 अप्रैल से। अगर मान लीजिए मैंने रजिस्ट्रेशन आज लिया और मैं सितंबर में हूं, तो अब मैं चाहूं कि मुझे रजिस्ट्रेशन जो कन्वर्ट करना है वो कंपोजिशन स्कीम में करना है, तो मैं कब कर पाऊंगा? अब आफ्टर द 31 मार्च, यानी कि क्लोजिंग होने के बाद। तो जो फाइनेंशियल ईयर आएगा नेक्स्ट, उससे मैं अपने आप को कन्वर्ट करा पाऊंगा। तो इसलिए बहुत ही ध्यान रखिए, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब भी आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं जीएसटी के अंदर, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या मुझे रेगुलर में जाना है या कॉम्पोजिशन में जाना है। क्योंकि अगर आपने रेगुलर में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको वो पूरा एक ईयर जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही आप अपने आप को कन्वर्ट करा पाएंगे इनटू कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, बात क्लियर है? और इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो कब होगी? तो भैया ये आप सीधी सी बात है, जब फाइनेंशियल ईयर से मैं कन्वर्ट करा पाऊंगा अपने आप को, तो फाइनेंशियल ईयर की जो बिगिनिंग होगी यानी 1 अप्रैल, तभी से मेरे ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम के प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे।
आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कोई भी पर्सन है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में कब आ सकता है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो ऑलरेडी, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो। बात क्लियर है? चलिए जी अब आगे बात करते हैं ये कॉम्पोजिशन स्कीम होती क्या है। तो सर कॉम्पोजिशन स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने डिजाइन की है, ये की है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। साफ साफ देखो क्या लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन लेवी इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड है यानी कि ये कंपलसरी नहीं है सर, ये ऑप्शनल है, अल्टरनेट है। मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन्ड फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। किसके लिए सर? स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है, whose turnover is up to a prescribed limit। अब ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो आगे क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम का? कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि वो सिंप्लिसिटी लाए। क्या लाए? सिंप्लिसिटी लाए, यानी जो जीएसटी कॉम्प्लायंसेस का जो बर्डन है उसको कम कर दे। यार स्मॉल टैक्स पेयर जो है, स्मॉल बिजनेसमैन जो है, स्मॉल ट्रेडर्स जो है, वो अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे या जीएसटी के कॉम्प्लायंसेस को फुलफिल करने में लगाएंगे? तो उनके पास इतना ना तो बजट है, ना ही उनका इतना कोई बड़ा व्यापार है। अब वो क्या कर पाएंगे? वो फंस जाएंगे। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा कि यार इससे तो क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है, डाउन जा सकती है, और हम छोड़ना नहीं चाहते जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिना किसी को। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना तो होगा, लेकिन उनको हम कुछ रिलैक्सेशन दे देंगे सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। क्लियर है? चलिए जी, तो सिंप्लिसिटी लाने के लिए कहा और रिड्यूस किया। क्या किया? कॉम्प्लायंस कॉस्ट को, कॉम्प्लायंस कॉस्ट को क्या किया? रिड्यूस किया। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी सर समझ में आ गई। अब क्या है कि देखिए, जैसे हमारे पास कई एक होते हैं, जैसे सैलून है, या कोई कैटरिंग सर्विसेज वाला है, या कोई नॉर्मल स्मॉल ट्रेडर है, तो उनके पास क्या है, उसके पास ना कॉम्प्लायंसेस फुलफिल करने के लिए ना तो समय है, ना ही वो उतना जो है अपने ऊपर बर्डन ले सकता है, ना ही वो उतना खर्चा कर सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने, जीएसटी काउंसिल ने उनके लिए एक स्पेशल स्कीम लॉन्च करी जिसे बोला गया कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन लेवी। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। इसको डील करता है सर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। कौन डील करता है? सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 जो है वो कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में बात करता है। हर किसी सबसेक्शन में या क्लॉज में उसके अलग प्रोविजन है। तो अभी हम बात करते हैं आगे की। देखिए जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक मैकेनिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फोटोग्राफर दिखाई दे रहा है, टेलर है, और यहाँ पर एक सैलून जैसा है। तो इनका टर्नओवर क्या लगता है आपको? इनका टर्नओवर कम होगा ज्यादा होगा? सर बहुत छोटे बिजनेसेस हैं, बहुत छोटा इनका जो है कार्य है, तो इनके लिए जीएसटी के रेगुलर रेट्स या जीएसटी के रेगुलर स्कीम्स जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट इनको छोड़ना भी नहीं चाहता। इनसे क्या कहता है कि भाई आपको कुछ रिलैक्सेशन दे देंगे, लेकिन आपको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है, तो आपको हम कुछ बेनिफिट दे देंगे। अब क्या लगता है, ये गुड्स दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं? ये तो सर सर्विसेज दे रहे हैं। अब सर्विसेज दे रहे हैं तो इन्होंने बोला था पहले कि भाई गुड्स वालों को ही हम क्या करेंगे, जो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स में, उन्हीं को हम कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट देंगे, सर्विसेज वालों को नहीं देंगे। लेकिन बाद में सर्विसेज वालों को भी जो है कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट दिया जाने लगा आफ्टर द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अब क्या किया गया, इनको बोला गया कि भाई कॉम्पोजिशन स्कीम जो है अगर सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज बट अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस नहीं होनी चाहिए। अगर रेस्टोरेंट सर्विस है तो उस पर कितना टैक्स है वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सर्विसेज के लिए। पहले गुड्स के लिए था सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम, सर्विसेज के लिए नहीं था। लेकिन बाद में एक नोटिफिकेशन आई और उन्होंने सर्विसेज को भी कवर कर लिया, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। उन्होंने बोला कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 50 लाख रुपए तक है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर अगर 50 लाख रुपए तक है, देन यू आर एलिजिबल टू गेट रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, तो अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक है प्रीवियस ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर में, तो आप जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है टर्नओवर की लिमिट? ये हमने पढ़ी है सर सर्विसेज के लिए, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए। रेस्टोरेंट सर्विसेज वो नहीं दे रहा है, उसके अलावा कोई सर्विसेज दे रहा है, तो उसके लिए टर्नओवर की लिमिट क्या है? 50 लाख। ठीक है, क्लियर है? टैक्स कितना देगा? टैक्स देगा सर 6%। 6% कैसे? 6% कैसे? 6% देगा सर टर्नओवर का, जो भी उसका टर्नओवर होगा उसका 6% उसको टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को सीधा सीधा। ठीक है,
हाँ, इसके अंदर 3% जो है CGST है, 3% SGST है, और अगर UTGST लगता है तो UTGST है। ठीक है, तो यहां पर हमने समझ लिया कि भाई अगर कोई सप्लाई कर रहा है सर्विसेज की तो उसके लिए टर्नओवर की लिमिट है 50 लाख प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, और उसको टैक्स देना होगा 6%, 3% CGST, 3% SGST और UTGST, व्हाटएवर द रेट्स आर एप्लीकेबल। अब बात यह है सर यहाँ IGST क्यों नहीं लग रहा, तो मजे की बात यह है कि ये इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते। कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप आ गए तो एक ड्रॉबैक तो यही है कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ विद इन स्टेट ही सप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फिर गुड्स हो या फिर सर्विसेज। अब बात करते हैं टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और 2A एंड 3 जो है उसका वो बताता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि भाई अगर सर्विसेज के केस में, तो अभी मैं पहले भी बता चुका हूं 50 लाख टर्नओवर आपका होना चाहिए, लेकिन अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं, किस में डील कर रहे हैं, गुड्स में, तो आपका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ तक होना चाहिए। अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं लेकिन नोटिफाइड गुड्स नहीं होने चाहिए। अब सर ये नोटिफाइड गुड्स क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर में देख लेंगे यार, वीडियो में बने रहो तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। नोटिफाइड गुड्स में डील नहीं करना आपको अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है तो। ठीक है, अब वो नोटिफाइड गुड्स क्या है वो हमें अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, 1.5 करोड़ टर्नओवर है, कितना है, 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपीस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, यानी जो आपका फाइनेंशियल ईयर है प्रीसीडिंग, उसमें आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ होना चाहिए गुड्स के केस में, तो ही आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। सर्विसेज के केस में कितना है सर, 50 लाख। सर्विसेज के केस में कितना है, 50 लाख। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आपको पता है दिक्कत आई जाती है टर्नओवर वगैरह की, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में इसको जो लिमिट को रखा गया गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में ऐसा कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट है ही नहीं। ठीक है, सर्विसेज के लिए सब में बराबर है, 50 लाख रुपए का टर्नओवर है, और गुड्स के केस में नॉर्मल स्टेट्स में तो आपका 1.5 करोड़ का टर्नओवर है मैक्सिमम, और अगर बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की तो वहां पर 75 लाख है, कितनी, 75 लाख रुपीस। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में याद रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा लेने हैं, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इनके लिए 1.5 करोड़ ही लिमिट है। ठीक है, रिपीट करता हूं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इनके अंदर तो कितनी है, इनके अंदर है लिमिट 75 लाख रुपीस की, 75 लाख रुपीस की गुड्स के केस में। सर्विसेज के केस में नहीं है कोई भी ऐसा रिलैक्सेशन, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में। ठीक है, और अगर बात करी जाए जम्मू कश्मीर की, बात करी जाए अगर हिमाचल प्रदेश की, बात करी जाए असम की, तो इनमें 1.5 करोड़ ही लिमिट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि ये भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, सब बिल्कुल समझ में आ गया। तो अगर टर्नओवर की बात करी जाए तो टर्नओवर के लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2A एंड सबसेक्शन 3 जो है वो डील करते हैं, वो हमें बताते हैं कि भाई गुड्स के केस में तो 1.5 करोड़ का मैक्सिमम टर्नओवर होना चाहिए, तभी आप कंपोजिशन स्कीम में आएंगे गुड्स के केस में। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है, 3 स्टेट को छोड़ करके स्पेशल वाले को, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, असम और हिमाचल प्रदेश, इनको छोड़ करके बाकी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 75 लाख रुपीस का ही टर्नओवर मैक्सिमम देखना है। ठीक है, बात करें सर्विसेज की, इफ यू आर सप्लाइंग सर्विसेज तो आपको टर्नओवर देखना है 50 लाख प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, 50 लाख, कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं, कोई कुछ नहीं, सभी स्टेट्स में 50 लाख का टर्नओवर मैक्सिमम। क्लियर हो गया जी, चलो सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चार्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। सर अभी आपने बोला था कि ये लोग मतलब जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है वो आउटवर्ड जो सप्लाईज हैं, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या सर इंटर स्टेट से खरीद सकते हैं? आप बिल्कुल खरीद सकते हैं मालिक, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है मालिक, there is no restriction on composition supplier to receive interstate inward supplies of goods or services। चाहे गुड्स आप इनवर्ड सप्लाईज में ले रहे हैं, चाहे आप सर्विसेज इनवर्ड सप्लाईज में ले रहे हैं, इंटर स्टेट है तब भी आप ले सकते हैं, आपके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आउटवर्ड पे सप्लाई नहीं कर सकते, ले सकते हो। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, सर्विसेज ले सकते हो, गुड्स ले सकते हो इंटर स्टेट, लेकिन सप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है, चलो जी, एक क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया होगा। सर अभी आपने एक चीज बोली थी, नोटिफाइड गुड्स जो है, नोटिफाइड गुड्स उसमें डील नहीं होना चाहिए, तो रूल नंबर 5 है वो बताता है हमें कि भाई नोटिफाइड गुड्स के अंदर क्या क्या आएगा।
तो नोटिफाइड गुड्स में यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको जो है नोटिफाइड गुड्स में ध्यान देना है कि आप आइसक्रीम, एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप नहीं बना सकते। पान मसाला, ऑल गुड्स दैट इज टोबैको मैन्युफैक्चर्ड एंड मैन्युफैक्चर सब्स्टिट्यूट्स जो है, टोबैको आइटम्स जो हैं वो भी आप नहीं कर सकते। अगर इनमें डील करते हैं, एरिएटेड वाटर्स, अगर इनमें आप करते हैं, ठीक है, अगर इनमें आप डील करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, चाहे आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, चाहे टर्नओवर 50 लाख से कम है, चाहे 75 लाख से कम है, चाहे 10 लाख से कम है। बात क्लियर है? मेरी बात दोबारा सुनिएगा, अगर नोटिफाइड गुड्स में आप डील कर रहे हैं तो आपको टर्नओवर वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं है। नोटिफाइड गुड्स में अगर डील कर रहे हैं तो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्कीम में जा सकते हैं। नोटिफाइड गुड्स क्या है, ये रहे जी, के सामने उनके कैटेगरीज भी लिखी हुई है। तो नोटिफाइड गुड्स का भी आपको अब आंसर मिल गया होगा। क्लियर है? चलें जी आगे। सर हमने टर्नओवर की बात तो कर ही ली कि टर्नओवर अगर गुड्स के केस में देखना है तो भाई 75 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और बाकी सभी स्टेट्स में 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, तो ये लिमिट आपको चेक कर लेनी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसाम में 1.5 करोड़ का ही टर्नओवर रहेगा, 75 का नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद सर सर्विसेज के केस में 50 लाख का है, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। अब रेट्स की बात करते हैं, रेट्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इस चार्ट्स के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर गुड्स की बात करें, किसकी बात करें, गुड्स की, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं गुड्स में तो आपको 1% ऑफ टर्नओवर टैक्स पे करना है, 0.5% CGST, 0.5% SGST। और अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज में तो आपको 5% टैक्स पे करना है, 5% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। 2.5% CGST, 2.5% SGST, और अदर के केस में 1% ही है। क्लियर है? बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज के केस में 6% टैक्स पे करना है। कितना करना है? 6% ऑफ टर्नओवर, 3% CGST, 3% SGST। क्लियर है या नहीं है? ओके जी। अब यहां पर आता है कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिशन लेवी, पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन। अब देखिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, NRTP ये नहीं ले सकते सर, ठीक है, ये नहीं ले सकते। CTP और NRTP जो है वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। और RCM एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए उनपे। क्या नहीं एप्लीकेबल होना चाहिए? RCM उनपे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। जो पर्सन है ना जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, या जिस पर्सन को आप कन्वर्ट कर रहे हो कंपोजिशन स्कीम में, तो ये ध्यान दीजिएगा कि वो RCM में नहीं आ रहा हो, RCM के अंदर ना आए वो, ठीक है ना, उस पर RCM लागू ना हो। और नोटिफाइड गुड्स में डील ना कर रहा हूं। नोटिफाइड गुड्स क्या है? पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट, एरिएटेड वाटर्स एंड एडिबल आइसक्रीम वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, और उसको भैया एक वर्ड मेंशन करना होगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, और नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। सर इसका क्या मतलब है? कंपोजिशन स्कीम में आने का बेनिफिट जितना ज्यादा है, ड्रॉबैक्स भी है भाई साहब। अब ड्रॉबैक्स क्या है? देखो, पहली बात तो ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई जनरेट करेंगे, ठीक है। आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते, क्या बनाएंगे? बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। और आपको प्लेस ऑफ बिजनेस पर, अपने बैनर पर, विजिटिंग कार्ड पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन साफ साफ मेंशन करना ही पड़ेगा सर, ठीक है। क्लियर है जी यहां तक? तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लेकर के आते रहते हैं आप लोगों के लिए टैक्सेशन और अकाउंट्स पर इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो सीखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना and press the bell icon also, so that you will not miss any further update. So thank you so much for watching this video and keep learning.